सभी को नमस्कार। सोशियोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है जनजातीय समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो आज इस विषय के बारे में हम इसकी संवैधानिक परिभाषा के बारे में जानेंगे, जनजातीय समाजों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है इसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा जनजातीय संकल्पना के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा विषय है जनजातीय समुदाय परिभाषा। इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम औपनिवेशिक युग में प्रारंभ हुआ था भारत में। ये जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर था उस समय पर सबसे पहली बार जनजातीय शब्द प्रचलन में आया था। इसमें जो सबसे मुख्य बिंदु है वो ये आता है, समुदायों के एक अत्यंत विषम समुच्चय। विषम समुच्चय का यहाँ पे तात्पर्य होता है जो सबसे अलग होता है, विषम उसको बोलते हैं। बाकी सब एक जैसे होते हैं, उसके अंदर से किसी एक कोई एक विशेष होता है, कोई अलग होता है, उसको विषम बोलते हैं। समुच्चय मतलब एक समूह यानी ग्रुप। तो समुदाय के एक विशेष अत्यंत विषम समुच्चय के लिए एक अकेले शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया था। यानी कि एक ऐसा समूह था जो बाकी सभी समूहों से थोड़ा अलग था, तो इसीलिए प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए उनको एक अलग नाम दिया जिसको उन्होंने बोला जनजातीय समुदाय। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये याद रखने वाला है। एक तो ये प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है, और एक विषम समुच्चय, ये दो जो बिंदु हैं ये याद रखने वाले हैं। इसके बाद में हमारा अगला विषय आता है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ये इसकी परिभाषा है ना। अनुसूचित जनजातियां पद सबसे पहले भारत के संविधान में प्रकट हुआ। अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें इस संविधान के द्वारा उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है, ऐसे इस रूप में परिभाषित किया गया। ये तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगला विषय आता है हमारा जनजाति के लक्षण। लक्षण कैसे होते हैं इनको समझना पड़ेगा कि किसी भी समुदाय को हम कैसे जानेंगे कि ये एक जनजाति है। तो इसके मुख्य लक्षण आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजातियां देश भर में मुख्यतः वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं और इनकी मुख्य विशेषता आती हैं। सबसे पहला आदिम लक्षण, अगर हम इनको समझेंगे, सबसे पहला आता है आदिम लक्षण, यानी कि इनके जो लक्षण होते हैं ये आदि मानव के तरीके से होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है भौगोलिक अलगाव, यानी कि भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकली ये बाकी सभी जो मुख्य धारा वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा अलग रहते हैं। तीसरा आता है विशिष्ट संस्कृति, यानी कि इनकी सांस्कृतिक जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं वो बाकी सभी मुख्य धारा के लोगों से थोड़े विशिष्ट होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। उसके बाद आता है बाहरी समुदाय के साथ में संपर्क करने में संकोच, ये बाहर के लोगों से जुड़ने में संकोच करते हैं, उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते और इसी कारण कई बार उनके साथ में इनकी हिंसक झड़प भी हो जाती है। जैसा कि पीछे हमने देखा था, अंडमान की एक जनजाति है जिसमें बहुत थोड़े ही लोग हैं, उनकी जनसंख्या मुश्किल से 100 के करीब भी नहीं है। तो वहाँ पर ईसाई मिशनरी वहाँ पर कुछ कन्वर्जन के लिए गए हुए थे, तो उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो उसमें से 2 लोग गए थे, तो एक व्यक्ति की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अब आता है इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ापन। आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न नहीं होते। तो ये इनकी मुख्य लक्षण है। ये सभी बच्चे इनको समझ लेंगे तो एग्जाम्स में आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। अगला हमारा पॉइंट आता है जनजातीय समाजों का वर्गीकरण। तो जनजातीय समाजों को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। इसको हम 2 रूपों में वर्गीकृत करते हैं। एक आता है हमारा स्थायी विशेषक और एक आता है हमारा अर्जित विशेषक। स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। तो देखते हैं स्थायी विशेषक में क्या आता है। स्थायी विशेषक के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे, स्थायी विशेषकों में मुख्य रूप से क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशेषताएं और पारिस्थितिक आवास, ये 4 मुख्य बिंदुओं को हम देखते हैं। क्षेत्र मतलब कि कितने क्षेत्र में फैली हुई है। भाषा, भाषाई आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। शारीरिक, इनकी विशेषताएं किस प्रकार की हैं, यानी कि वो आर्यन रेस से बिलोंग करती हैं, मंगोलॉइड से बिलोंग करती हैं, उसके बारे में। और पारिस्थितिक आवास, यानी कि ये किस प्रकार के आवासीय क्षेत्र में रहती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्षेत्र के आधार पर हम देखेंगे कि भारत में 85% भाग जो है जहाँ पे जनजाति रहती हैं, जनजातियों का 85% जो भाग है वो मध्य भारत में रहता है। और मध्य भारत में भी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश का मुख्य एरिया जो है, यहाँ पर हमको जनजाति
समुदाय का 85% भाग मिलता है। 11% भाग जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में है। पूर्वोत्तर राज्य में हम जैसे समझेंगे ये कई सारे भाग हैं, अभी बताते हैं। 3% भाग भारत के शेष क्षेत्र में रहता है, यानी कि इसके अलावा जो बाकी के जो 3% 4% बच गए, ये सभी बाकी के भारत में फैले हुए हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किस क्षेत्र में जनसंख्या आदिवासियों की, जनजातियों की ज़्यादा है, तो उसको देखेंगे तो हम समझते हैं जनसंख्या घनत्व 30% से अधिक पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में है। यानी कि यहाँ पे इन क्षेत्रों के अंदर जो जनजातीय समुदाय का जो जनसंख्या घनत्व है वो 30% से लेकर 60% और 90% तक भी है। नागालैंड जैसे क्षेत्रों में भी इनकी जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत अधिक है। और अंतिम बिंदु आता है इसमें 12% से कम बाकी राज्यों में है, यानी कि बाकी सभी राज्यों में ये दूर दूर फैले हुए हैं, वहाँ पे घनत्व ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में अगला स्थायी विशेषक में आगे आता है शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से। तो शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से ये जो है ये अलग अलग प्रकार के इनकी रेस हैं, जैसे हम निग्रिटो रेस में कह सकते हैं, जिनको निग्रोज बोलते हैं, उस रेस के भी हैं। ऑस्ट्रेलॉइड रेस के हैं, मंगोलॉइड के हैं, द्रविड़ और आर्यन रेस के हैं। तो इसको प्रजाति बोलते हैं रेस को। फिर आता है इसमें जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या लगभग 70 लाख से अधिक है। ये 70 लाख का जो आंकड़ा है ये सन 2001 की जो जनगणना है उसके आंकड़ों के आधार पर बताया जा रहा है। अब इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है उसके कंपैरिजन में, तो ये इससे ज़्यादा ही है, लेकिन तुम्हारी पुस्तक में ये भी 70 लाख है। जबकि सबसे छोटी जनजाति मतलब अंडमान द्वीप वासियों की जनसंख्या है वो लगभग 100 व्यक्तियों से भी कम है, ये मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो मुख्य कौन कौन सी जातियाँ हैं आपकी मैं बताऊँगा। उसमें आपकी गोंड जाति आती है, भील, संथाल, ओरांव, मीणा, बोडो और एक आती है आपकी मुंडा जाति। मुंडा जनजाति आपकी ज़्यादातर ये बिहार और झारखंड क्षेत्रों में है। बोडो जाति आपकी असम में, मीणा आपकी राजस्थान में, ठीक है। ओरांव, संथाल, भील ये आपकी, गोंड ये सभी आपके मध्य प्रदेश और नीचे के जो महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं इसके अंदर पाई जाती है। अब दूसरा जो विशेषक आता है वो आपका अर्जित विशेषक, यानी जो इन्होंने अर्जित किया है। तो उसमें भी मुख्य रूप से 2 ही आधार हैं उसके भी। सबसे पहला आधार है उसका आजीविका के साधन। आजीविका के साधन का यहाँ पे अर्थार्थ ये है कि वो उनके लिए वो कोई नौकरी या फिर कोई बिजनेस तो करते नहीं है, तो उनकी आजीविका के स्रोत क्या हैं, कि कहाँ से वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं, तो इसको बोलते हैं आजीविका के साधन। इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो इन जातियों का मुख्य रूप से कार्य होता है मछुआ यानी कि मछली इत्यादि पकड़ना, खाद्य संग्राहक जो खाना इधर उधर से जो इकट्ठा करते हैं वो, आखेटक यानी कि शिकारी के कार्य, झूम खेती करना। झूम खेती अर्थात जैसे कि एक जंगल के एक स्थान को साफ कर देना, पेड़ों को काट करके फिर वहाँ पे खेती करना, साल 2 साल 3 साल वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उसके बाद में उसको जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जा करके खेती करना शुरू कर देते हैं। इसको झूम कल्चर या झूम खेती कहते हैं। और कृषक और बागान यानी कि छोटे छोटे बाग वगैरह लगा लेते हैं और जहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे खेती करते हैं, या आजकल हम कह सकते हैं कि औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में भी इनको बांटा जा सकता है, यानी कि उद्योगों में भी कहीं पर ये काम कर रहे हैं। तो ये इसके आजीविका के साधन है। दूसरा आता है हिंदू समाज के साथ सम्मिश्रण यानी कि आत्मसातकरण, यानी कि हिंदू समाज की जो रिचुअल्स हैं उनको कितने सीमा तक इन्होंने आत्मसात कर लिया है, उसके साथ में कितनी सीमा तक ये जुड़ गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि GS घुरिया जी एक सामाजिक चिंतक हैं, उनके अनुसार उन्होंने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है, यानी कि वो सभी हिंदू प्रजाति से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वो हिंदू समाज की कितनी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं ये उस पर निर्भर करता है। तो हिंदू समाज का सम्मिश्रण के आधार पर है, जैसे कि कई जनजातियों ने क्या किया है, हिंदू समाज की बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, कुछ ने बहुत कम रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू किया है, या बहुत कम रिचुअल्स को ही वो फॉलो करते हैं। तो उनके साथ में कितने सीमा तक उनका जो जुड़ाव है इसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो ये इसके हो गए अर्जित विशेषक। तो ये आज का हमारा इसका जनजाति समुदाय का एक ये परिचय रूप में एक ये वीडियो बनाई थी मैंने। आज अगली जो वीडियो होगी वो हमारी जनजाति की संकल्पना तथा आज के समकालीन समय में जनजाति समुदाय की क्या समस्याएं हैं और क्या उनके बारे में विचार हैं लोगों के, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे और सभी अपने नोट्स बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।